नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप एग्ज़ाम नीति का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। ये हमारी इस सीरीज़ का वीडियो नंबर फर्स्ट है, यानी कि ये लेक्चर फर्स्ट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा पूरा का पूरा वीडियो है। आप लोग इस पूरे वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड 18 क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा। उन 18 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके देने होंगे। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला। यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारत के संवैधानिक विकास की। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि संविधान आखिर में होता क्या है। जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, संविधान किसी भी देश या राज्य के शासन को व्यवस्थित रूप से चलाने वाला एक वैधानिक दस्तावेज होता है। एक तरीके से ये कानूनी पुस्तक होती है जिसमें लिखा होता है कि किसी देश को किस तरीके से चलाया जा सकता है। तो किसी भी देश को चलाने के सभी नियम और कायदे एक पुस्तक में होते हैं, एक कानूनी पुस्तक जिसको कि संविधान बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं संविधान की, तो संविधान बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। जो लिखित संविधान है, दुनिया का पहला लिखित संविधान, वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जबकि दुनिया का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो है भारत का। लिखित संविधान की जो सबसे पहले अवधारणा की गई थी वो की गई थी फ्रांस में। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको अलग अलग याद करनी पड़ेगी। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि प्रथम लिखित संविधान कौन से देश का है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लिखित संविधान की प्रथम अवधारणा या परिकल्पना कौन से देश में की गई थी, तो आपको याद रखना होगा फ्रांस का नाम। लिखित संविधान बहुत से देशों में है, दुनिया के ज़्यादातर देशों में लिखित संविधान चलता है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के ऐसे कई देश हैं, कई ऐसे मजबूत देश हैं, पावरफुल देश हैं जहाँ पर कि अलिखित संविधान चलता है, जिसमें कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इजराइल और सऊदी अरब शामिल है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग सोचते हैं कि अलिखित संविधान किसी देश का है, तो इसका मतलब हम यहाँ समझते हैं कि उस देश में कोई नियम कायदे नहीं होंगे, किसी भी तरीके से जो है अपना जो राजतंत्र है वो चलाया जाता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलिखित संविधान का सीधे सीधे मतलब हम यहाँ से कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब इन देशों का संविधान बनाने के लिए किसी संविधान समिति का गठन नहीं किया गया, जैसे कि भारत में है। भारत का जो संविधान है उसको बनाने के लिए पूरी एक संविधान समिति बनाई गई, अलग अलग समिति के अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद बहुत से देशों के संविधान से बहुत से अलग अलग तथ्य उठाए गए और उसके बाद भारत का इतना बड़ा संविधान बन के तैयार हुआ। लेकिन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इजराइल और सऊदी अरबिया ये ऐसे देश हैं जो कि अपने जो पहले के जो आप कह सकते हो कानून है या फिर जो सिद्धांत है उनके आधार पे निर्णय देता है। तो यहाँ पर जो संसद है वो कुछ नियम बनाती है और उन्हीं के आधार पे चलता है और इसमें समय समय पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ये पूरा वहाँ की जो संसद है आप कह सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए कुछ डेडिकेटेड पुस्तक नहीं है इन देशों की, बल्कि ये जो संसदीय प्रणाली है उसके हिसाब से चलते हैं। इनका अपना स्वयं का कोई लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भारत का जो संवैधानिक विकास है। बेसिकली आज का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि भारत का जो संवैधानिक विकास है, आज जो हम अपना जो संविधान देखते हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो वो कैसे बना। तो बेसिकली भारत का जो लिखित संविधान है उसकी जो शुरुआत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और साथ में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुई। ये दो ऐसे समय थे जब भारत ने आधुनिक जो संविधान है उसकी परिकल्पना की और आज उसी की आपने देखा होगा कि भारत में ऐसे कई नियम हैं भारतीय कानून में जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून हैं और वो आज भी चल रहे हैं। कई ऐसे विभाग हैं जिनको चलाने के जो नियम हैं वो अंग्रेज़ लिख गए थे और आज भी उसी नियम पे सारा कानून व्यवस्था चलती है, विभाग चलते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत की अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत समय समय पर कई संशोधन और कई एक्ट पारित करके भारत के संविधान की नींव रखी गई। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो है भारतीय संविधान के बनने की शुरुआत होती है। ये भारतीय संविधान जो
आप कह सकते हो कि सबसे पहला जो अस्तित्व में आया वो आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कह सकते हो। यहीं से शुरुआत होती है भारतीय संविधान की। इसके बाद 1781 का संशोधन अधिनियम आया, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में ही कुछ संशोधन किए गए थे। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्टेप वाइज स्टेप ये भारत में बहुत से एक्ट पारित किए गए। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया, इसमें भी कई प्रावधान किए गए थे। उसके बाद 1786 का अधिनियम आया, चार्टर एक्ट 1793 आया, उसके बाद 1813 आया, फिर 1833 आया और उसके बाद 1853 आया। तो ये जो है बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक भारत में राज करती थी तब तक जो है ये अलग अलग एक्ट लाकर भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखा गया। उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई तो भारत का जो एक तरीके से कह सकते हो कि जो राज करने का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके पास चला गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 जो है वो ब्रिटेन शासन के अंतर्गत आया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया, फिर साई उपाधि अधिनियम 1876 में आया, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया, उसके बाद 1909 में आया, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 आया, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1900 आया और उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा चीज़ें, लेकिन जब हम डिटेल में एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत आसान ये सभी चीज़ें लगेंगी, क्योंकि फ़िलहाल में मैंने इस टॉपिक का हाईलाइट आपको दे रखा है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली जो मेरा उद्देश्य है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को कवर करना। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसी एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो आपको पता होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था और इस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सी शक्तियाँ जो है दी गई थी और इसकी जो समस्त शक्तियाँ थी ये 24 सदस्यीय परिषद को सौंपी गई थी। मतलब इंग्लैंड में ये 24 सदस्यीय समिति थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत से अलग अलग नियम बनाती थी ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो और वो व्यापार कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने की आज़ादी मिली थी। 1765 में कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, यानी कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया, यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने 1858 तक, या फिर कह सकते हो कि जब तक 1857 की क्रांति नहीं हुई तब तक भारत पर राज किया और अपने हिसाब से भारत पर टैक्स वसूले और अपने हिसाब से इसने व्यापार किया। तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आज बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वहीं पर चलते हैं और देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल पर कुप्रशासन के चलते इस एक्ट को पारित किया था। सन 1770 में बंगाल में बहुत भीषण अकाल आया जो कि कई सालों तक चला। बंगाल की आधे से ज़्यादा आबादी जो है भुखमरी का शिकार हो गई। इस वक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भी भारी नुकसान हुआ। कंपनी का बहुत पैसा जो है मार्केट में डूब गया। इसकी वजह से कंपनी ने क्या किया कि जो भी वस्तुएं थी उनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो एक तरीके से कह सकते हो कि बंगाल की जनता पहले ही अकाल के कारण परेशान थी और उसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मूल्य थे उनको बढ़ाया, टैक्स को बढ़ाया, जिसकी वजह से बंगाल की जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और इसी कुप्रशासन के चलते ब्रिटेन की जो सरकार है उसको इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है अस्तित्व में आया।
ब्रिटिश संसद ने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये स्पष्ट किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने वाले क्षेत्रों का शासन कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जाएगा, अतः ब्रिटिश सरकार को कंपनी के लिए कानून बनाने तथा निर्देश देने का अधिकार है। अभी तक कंपनी क्या कर रही थी कि जितने भी कंपनी के अंतर्गत जो व्यापारी थे वो अपना एक तरीके से निजी शासन जो है भारत के अलग अलग जगहों पर बंगाल वाले क्षेत्र में मानती थी। तो इसी एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की सरकार ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो ब्रिटेन के जो कंपनी होगी, जो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके व्यापारियों का जो है निजी मामला नहीं माना जाएगा किसी भी भारतीय अधीनस्थ क्षेत्र को। तो ये यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा ही किया गया था, इस एक्ट के द्वारा किया गया था। इस एक्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने गोपनीय समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी थी। यहाँ पर जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंट को एक एक करके आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो का जो है लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इस पूरे टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके आंसर आपको कमेंट करके बताने होंगे। सो ये आपने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कुछ हाईलाइट देखे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसी एक्ट की विशेषताओं के बारे में। इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया तो इनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इस परिषद का जो कार्यकाल रखा गया था वो 5 साल रखा गया था। हालांकि इसको जो ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा हटाया जा सकता था, लेकिन मतलब 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का जो कार्यकाल था वो 5 साल का रखा गया था। 5 साल तक इनको कोई अन्य नहीं हटा सकता था। इस एक्ट के अंतर्गत जो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, तो इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ये आपको यहाँ पर से नोट करना होगा। मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। 1787 में भ्रष्टाचार के चलते वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग भी लगाया गया था, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक केस चलने के बाद भी 1795 में इनको वरी कर दिया गया। इन पे महाभियोग का जो केस था उसको ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद इनको एक और भी बड़ी पोस्ट दे दी गई। 1814 में इनको प्रिवी काउंसिल का जो है अध्यक्ष बना दिया गया, या फिर प्रिवी काउंसलर बना दिया गया। ये प्रिवी काउंसिलर होते क्या थे, या ये जो प्रिवी काउंसिल है ये क्या होती है, ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल में आप ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। बंगाल के जो पहले गवर्नर थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्हीं के कार्यकाल में 1784 में सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये जिस तरीके से आजकल पुरातत्विक खोज करने के लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं, उसी तरीके का ये एशियाटिक सोसाइटी थी जो कि पुरातत्विक खोज वगैरह करती थी। तो इनके शासनकाल में भारत में जो हमारे जो भारतीय इतिहास है उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई और पुरानी चीज़ों की खोज की गई। तो कई बार एग्ज़ाम में हमसे ये पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए सर विलियम जोन्स ने की थी। ये कोलकाता में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसके शासनकाल में? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। 1773 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, यानी कि जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ था उसी में जो है सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस की मदद के लिए 3 अन्य जस्टिस जो है नियुक्त किए गए थे। जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन बनता है, आगे हम बात करेंगे कैसा क्वेश्चन बनेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट थी इसको दीवानी, फौजदारी, नौसेना और धार्मिक मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। जिस तरीके से किसी भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हो। तो यहाँ पर प्रिवी काउंसिल भी उसी तरीके का था। ये सबसे ऊपर वाली संस्था थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती थी।
कंपनी के किसी भी कर्मचारी और अधिकारी की रिश्वत लेने और साथ ही साथ निजी व्यापार करने पर भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखना होगा। 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण सशक्त किया गया। ये जो 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में इसमें सदस्यों की संख्या घटाई गई थी। तो कब घटाई गई थी वो हम आगे जब इसी सीरीज़ के और अलग अलग अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे तो उस वक्त हम इसके बारे में अलग से जो है पढ़ेंगे। तो आपको बस ये समझना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो ब्रिटेन में एक संस्था थी जो कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर नियंत्रण रखने का काम करती थी। तो ये 24 सदस्यीय एक समिति थी, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर से दोस्तों इस पूरे वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में जाना और इसके अलावा मैंने आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कुछ चीज़ें बताई हैं। अब इसी टॉपिक से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ यहाँ पर आंसर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इनका आंसर आप कमेंट करके बताने वाले हैं। इसी वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो कब पारित किया गया ये आपको यहाँ से बताना है। आप वीडियो रोक के आराम से अपने आंसर सिलेक्ट करके अपना आंसर जो है लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं लिया है, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। अगर आपको इतना भी याद नहीं हो पा रहा है इस वीडियो को देखने के बाद तो फिर क्या फ़ायदा। आप एक बार फिर से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तीसरा इसी टॉपिक से हमारा क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। चौथा जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पांचवा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके अलावा छठा क्वेश्चन हमारा बनता है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी तो बहुत ज़्यादा पूछता है इसको। इसके अलावा सातवां क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनता है कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सो बताइए इन 7 क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा भी और कई क्वेश्चन हैं हमारे यहाँ से। जैसे 8वां क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। 9th वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनता है कि जो ये कार्यकारी परिषद थी, जो मैंने आपको बताया कि कितने सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, तो आपको ये बताना है कि ये जो कार्यकारी परिषद थी इसका कार्यकाल कितना रखा गया था। 10वां जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि 1774 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जो कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, उसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने और जज थे ये आपको यहाँ से बताना होगा। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11वां अगर हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों के उपहार और निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये हमारे टोटल 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12वां यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां कुछ ऐसा बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना होता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13वां बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। 14वां क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्राप्त हुई थी। इसी तरीके से 15वां क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध किस संस्था में अपील की जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 16वां बनता है कि किस कानून के द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासनिक कार्यों पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण का प्रयास किया गया। 17वां कथन बनता है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। कौन से गवर्नर जनरल थे जिन पे महाभियोग चलाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 18वां बनता है कि सर विलियम जोन्स ने किसके कार्यकाल में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये हमारे इसी वीडियो से ये 18 के 18 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो आप इन 18 क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसान तरीके से दे देंगे। तो अभी क्योंकि हम यहाँ पर संविधान पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे। जब मैं आपको गवर्नर जनरल और गवर्नर के बारे में बताऊँगा तो उस वक्त मैं आपको सभी चीज़ टॉपिक अलग अलग करवाऊँगा कि जैसे कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उनके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। उनके काम बहुत, क्योंकि उन्होंने बहुत से काम किए भारत में, तो क्या क्या काम थे, क्या क्या सुधार थे, ये सभी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आप स्टेप वाइज स्टेप इसी तरीके से यहाँ पर से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
फिट्स इंडिया एक्ट और 1786 अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसको यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा, और पूरे वीडियो को अगर आपको समझ में ना आया तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़, अगर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर ना हुआ हो तो। थैंक यू सो मच।